एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन डन की पोएम द राइजिंग सन। ये देखो जॉन डन भाई साहब हैं हमारे। अब इनके बारे में जान लेते हैं। ये मेटाफिजिकल पोएट हैं। इनका बर्थ होता है 1572 में और इनकी डेथ होती है 1631 में। इनका एक फेमस कोट है, नो मैन इज़ एन आइलैंड एंटायर ऑफ इटसेल्फ। ये किसने बोला है? ये जॉन डन ने बोला है। अब देखो पोइट के बारे में जान लेते हैं। जॉन डन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोइट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। मेटाफिजिकल पोइट्स काफ़ी फेमस ये माने जाते हैं। ही इज़ नोन फॉर हिज विट, इंटेलेक्ट एंड ओरिजिनलिटी एंड यूज़ ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट्स। और मेटाफिजिकल कंसीट्स के लिए किसको जाना जाता है? जॉन डन को। कंसीट्स का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग चीज़ों का बहुत अलग तरीके से कंपैरिजन करना। जैसे कि इन्होंने सोल का कंपैरिजन किससे किया था? कंपास से। He wrote on themes such as love, religion, death, time and spirituality. ये मेजर्स थीम्स थी जिन पे ये क्या लिखते थे? अपनी वर्क्स को लिखते थे। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। अब देखो इनकी लाइफ एंड बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1572 में बर्थ होता है लंदन में, इंग्लैंड में। फैमिली बॉर्न इनटू अ रोमन कैथोलिक फैमिली व्हेन कैथोलिक्स वर डिस्क्रिमिनेटेड इन इंग्लैंड। जिस टाइम पे कैथोलिक्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उस टाइम के बात है ये। और ये रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की थी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी, लेकिन बाद में फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। और इन्होंने लॉ की पढ़ाई कहाँ से की थी? लिंकन इन से। इन्होंने सेक्रेटरी की तरह वर्क भी किया था टू सर थॉमस एगर्टन, लेटर बिकम अ प्रीस्ट इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। बाद में क्या बन जाते हैं? ये प्रीस्ट बन जाते हैं। इवेंचुअली बिकेम डीन ऑफ सेंट पॉल कैथेड्रल लंदन। और बाद में क्या बन जाते हैं? ये डीन भी बनते हैं। और इनकी डेथ कब हो जाती है? 1631 में। अभी किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? मेटाफिजिकल एज से बिलोंग करते हैं, जो कब स्टार्ट होती है? लेट 16th सेंचुरी एंड अर्ली 17th सेंचुरी। और ये किस एज से भी बिलोंग करते हैं? जैकोबियन एज। अब बढ़ते हैं आगे। फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल एज। जो मेटाफिजिकल एज जो हम इतनी बार बोल चुके हैं, वो उसके फीचर्स क्या क्या थे? इसमें ये इंटेलेक्चुअल पोइट्री होती थी, अनयूजुअल कंपैरिजन किए जाते थे जिसको कि हम क्या बोलते हैं? कंसीट्स। विट एंड आर्ग्यूमेंटेशन, आर्ग्यूमेंट होता था इसमें और विट होती थी। लव एंड रिलीजन एज अ मेजर थीम्स। और मेजर थीम्स क्या क्या थी? लव एंड रिलीजन। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स लिखा है इन्होंने। द राइजिंग सन, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। द कैनोनाइजेशन, द वैलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, द फ्ली, द गुड मोरो, हॉली सोनेट्स, डेथ बी नॉट प्राउड, बेटर माई हार्ट, 3% गॉड। और इनका प्रोज क्या था? डिवोशन अपॉन इमर्जेंट ओकेजन्स एंड वायत थेनोट्स। तो ये इनके क्या थे? मेजर वर्क्स थे। अभी जो राइजिंग सन है ना, ये पोएम इन्होंने लिखी क्यों? जॉन डन रोट द राइजिंग सन टू सेलिब्रेट द पावर ऑफ ट्रू लव। ट्रू लव की पावर को दिखाने के लिए इन्होंने क्या है? इस पोएम को लिखा था। द पोइट एंड हिज beloved आर lying टुगेदर व्हेन द मॉर्निंग सन एंटर्स थ्रू द विंडो एंड डिस्टर्ब देम। यानी जिस टाइम पे ये अपनी बिलव के साथ होते हैं उस टाइम पे सूरज आके इनको क्या कर देता है? डिस्टर्ब कर देता है। इसी बात पे इन्होंने क्या है? एक पोएम लिख दी। Dunn humorously scolded the sun and says that lovers do not follow the rules of time। और ये क्या है? सूरज को ही डांटते हैं। बोलते हैं कि जो लवर्स होते हैं ना, वो सूरज के जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी चलेंगे। ना तो वो किसी के रूल को फॉलो करेंगे, ना किसी सीज़न को फॉलो करेंगे। और वो क्या है? इस जो बाहरी दुनिया है उससे क्या है? उनके नियम्स को ये लोग फॉलो नहीं करेंगे। अब इसकी देखो थीम्स क्या है? सेलिब्रेशन ऑफ लव, love is beyond time, love creates a own world, challenge to world authority and metaphysical idea. The rising sun was written to celebrate the supremacy of true love which transcends time, space and worldly authority। यानी जो ट्रू लव होता है इन सब चीज़ों के बियॉन्ड होता है। देखो मेटाफिजिकल पोइट थे, इनको फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट बोला जाता है। किसको? जॉन डन को। जैकोबियन एज से बिलोंग करते हैं। विट और कंसीट का यूज़ करते हैं। लव बियॉन्ड टाइम, सुप्रीमेसी ऑफ लव, द राइजिंग सन क्या है? सेलिब्रेशन ऑफ आइडियल लव। अब हम अपनी पोएम को डिस्कस करते हैं। द राइजिंग सन। देखो बिजी ओल्ड फूल। देखो इससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे मान के चलो एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों प्यार में हैं और वो क्या है? पूरी रात बातें करते हैं, अपने 7 जन्मों तक का सफ़र तय कर लेते हैं वो। ठीक है, तभी क्या होता है? सूरज, जैसे मॉर्निंग हो जाती है सूरज निकल आता है और
उनकी प्राइवेसी को वो डिस्टर्ब कर देता है। अब जनरली लोग क्या बोलते हैं, वाह कितनी प्यारी मॉर्निंग है। अब ये जो डन भाई साहब है ना, ये क्या करते हैं, ये उल्टा सूरज को डांटते हैं कि अरे बुद्धू सूरज, तेरे को कोई काम धाम नहीं है क्या, तू सुबह सुबह आके हमें डिस्टर्ब करने लग गया। तो उसी चीज़ पे इन्होंने क्या है, ये जो पोएम है वो लिखी है। तो देखो इसमें क्या बोलते हैं, बिजी ओल्ड फूल अनट्रूली सन, अरे बिजी बुद्धू बदतमीज सूरज, वाई दोस दाउ दस। देखो ये इसमें जो ओल्ड इंग्लिश है उसको यूज़ किया गया, इसका मतलब है डू और ये है दो को मतलब यू। वाई डू यू दस, तो तुम ऐसा क्यों करता है, मतलब तुम ऐसा क्यों करते हो। थ्रू विंडोज़ एंड थ्रू कर्टेन्स कॉल ऑन अस, खिड़कियों और पर्दों के थ्रू हमें जगाते हो, मतलब तुम सुबह सुबह आके हमारी क्या है नींद को ख़राब कर रहे हो और हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। मस्ट टू द इमोशंस लवर सीजन रन, यहाँ पे जो डन है वो बोलते हैं कि क्या तुम्हारे जो चलने की जो शेड्यूल है, जो तुम जिस गति से तुम चलते हो, क्या ये जो प्रेमी हैं वो भी तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेंगे, तुम्हारे मौसम के हिसाब से चलेंगे। सॉसी पेडेंटिक रैच गो चाइल्ड लेट स्कूल बॉयज़ एंड सार प्रेंटाइज, यहाँ पे वो बोलता है कि अरे वो बदतमीज़ घमंडी और पढ़ाकू जैसा अकड़ू सूरज, तुम जाके ना जो स्कूल के वो लड़के हैं उनको जाके जगाओ क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। और क्या करो, जो क्या कहते हैं, जो ऑफिस जाने वाले जो लोग हैं ना उनको जाके जगाओ तुम, क्योंकि उनको काम पर नहीं जाना, इस वजह से वो अब तक क्या है सोए हुए हैं। उनको जाके जगाओ तुम, किसको जगाओ, स्कूल के लड़कों को जगाओ। और सर प्रेंटाइज यानी जो काम से बचकर जो काम से बचना चाहते हैं उन लोगों को जगाओ जिनको काम पे जाना है। गो टेल कोर्ट हंसमैन दैट द किंग विल राइड, और जाओ जाके किसको, जो राजा के क्या है जो दरबारी हैं उनको जाके जगाओ, उनको बताओ कि जो राजा है आज के क्या करने वाला है। जो दरबार के जो शिकारियों को बोलो कि राजा आज क्या करेगा, सवारी करेगा। कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिस, और जाओ गांव की चींटियों को खेती के काम पर बुला लें, यानी कहने का मतलब है कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको जाके बताओ कि उनको अपनी क्या हार्वेस्ट करनी है अपनी फसल की। लव ऑल अलाइक नो सीजन नोज नॉर क्लाइम नॉर आवर्स डेज मंथ्स विच आर द रेक्स ऑफ टाइम, प्यार सबके लिए क्या है एक जैसा होता है, ना किसी मौसम का मोहताज होता है, वो मौसम को जानता है, ना देश को जानता है, ना घंटों को, दिनों को, महीनों को, जो समय के फटे पुराने कपड़े जैसे हैं। यानी ये सब चीज़ें हैं ना, टाइम, घंटे, दिन, ये सब क्या है फटे कपड़े जैसे हैं जो कि टाइम के साथ में क्या हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे। लेकिन जो प्यार है ना वो इन सब से बियॉन्ड है। अब देखो इस स्टेंजा में बोलता है, कवि है ना जो पॉइट है वो सूरज को बोलता है, जो बिजी ओल्ड फूल बदतमीज़ बोलता है, अनट्रूली कहकर उसको संबोधित करता है। और जो पॉइट पूछता है कि जो सूरज है खिड़कियाँ और जो पर्दों के माध्यम से प्रेमियों को जगा रहा है, कवि कहता है कि क्या प्रेमियों का समय सूरज की गति के अनुसार चलेगा, ना ना, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। कवि सूरज को व्यंग करते हुए कहता है कि उसे पता है, हमें परेशान करने की जगह तुम जाके ना स्कूल के लड़कों को जगाओ, शागिंदी और दरबार के शिकारियों को उनके काम करने के लिए कहो। कवि का कहना है कि प्रेम सबके लिए समान है और वह किसी मौसम, स्थान या समय, घंटे पर निर्भर नहीं करता है। समय के घंटे, दिन, महीने पुराने फटे हुए कपड़ों की तरह होते हैं जिनका प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो पॉइंट है वो सूरज को डांटता है कि वो प्रेमियों को क्यों जगा रहा है, और उसे क्या देता है, एडवाइस देता है कि तुम जाके ना जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको स्कूल जाने के लिए जगाओ, और जो लोग काम पे नहीं जाना चाहते उनको जगाओ, और जो राजा के जो दरबारी हैं उनको बोलो कि ये ना राजा सवारी करेगा तो उनके बारे में ध्यान दें, और जो फार्मर्स हैं उनको बोलो कि अब क्या करें, जो फसल है उसकी हार्वेस्टिंग करनी है। हमारा प्यार क्या है, किसी टाइम के अधीन नहीं है, और हम तुम्हारे अकॉर्डिंग भी नहीं चलेंगे जो तुम सोच रहे हो। Thy beams so reverent and strong, जो तुम सोचते हो, why should you think, जो तुम्हारी जो किरणें हैं वो इतनी पवित्र हैं और शक्तिशाली हैं, क्या तुम ऐसा सोचते हो। मतलब वो जो जॉन डन भाई साहब हैं वो बोलते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी किरणें हैं वो ज़्यादा पवित्र और शक्तिशाली हैं। I could eclipse and could damp with wink,
वो बोलता है कि मैं इसको है ना एक झपकी में छिपा सकता हूँ और इसको धुंधला कर सकता हूँ। यानी तुम्हारी किरणें भले ही आ रही हैं लेकिन मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा, उससे क्या हो जाएगा, मैं तुम्हारी ये जो तीव्र किरणें हैं वो मेरे तक नहीं पहुँचेंगी। फिर वो बोलता है बट दैट आई वुड नॉट लॉस हर साइड सो लॉन्ग। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी जो बिलव्ड है ना वो उसको ज़्यादा देखे बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं उसकी नज़र से इतनी दूर जुदा नहीं रहना चाहता। इसलिए क्या है वो मतलब आंखें तो बंद कर लेगा, सूरज को क्या ओझल कर देगा, और लेकिन वो कर क्यों नहीं रहा ये सब, क्योंकि उसको अपनी जो बिलव्ड की ब्यूटी है उसे निहारना है। इफ़ हर आइज़ हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन लुक एंड टुमारो लेट टेल मी। अगर उसकी आँखों ने तेरी तेरी रोशनी को अंधा नहीं किया है तो देख ले और कल देर से आके मुझे बताना। मतलब मेरी जो बिलव्ड की जो आइज़ है ना वो इतनी ज़्यादा रोशनी वाली हैं कि तेरे जो रोशनी है ना, सूरज की जो रोशनी है वो भी क्या पड़ जाएगी, फीकी पड़ जाएगी। वेदर बोथ द इंडीज़ ऑफ स्पाइस एंड माइन, कि जो तेरी मसालों की वो दोनों जो इंडीज़ हैं ना, ईस्ट और वेस्ट, वो क्या है, मेरी प्रेमिका वही है जहाँ तू उन्हें छोड़कर गया था। बी देयर दो लेफ्ट दैम और लाई हेयर विथ मी, यानी मेरी प्रेमिका में ही क्या है मेरा पूरा संसार है। जो तुम्हारी जो इंडीज़ है मसालों वाली, वो वेस्ट और ईस्ट सब क्या है मेरी प्रेमिका में ही निहित हैं। आस्क फॉर दोज किंग्स हुम दो सोस येस्टरडे एंड दो शैल्ड हेयर ऑल हेयर इन वन बेड ले। उन राजाओं के बारे में पूछना जिनको तूने कल देखा था और तू सुनेगा सब यहीं एक ही बिस्तर पर पड़े हैं। इसका मतलब ये है कि उसका जो भी पूरा संसार है उसका जॉन डन ने अपनी किस में मान लिया है, अपनी बिलव्ड में ही, उसके पूरे वर्ल्ड ने उसको संभाल लिया है। यहाँ पे जो कवि कहता है कि तेरी किरणें बहुत तेज़ और पवित्र हैं, तू ऐसा सोचता है कि तू बहुत शक्तिशाली है, अगर मैं चाहूँ तो एक झपकी में तेरी रोशनी को ढक सकता हूँ, धुंधला कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपनी प्रेमिका की जो रोशनी है उससे अलग नहीं होना चाहता, यानी मैं उसको सिर्फ निहारते रहना चाहता हूँ। कवि कहता है कि उसकी आंखों ने तुझे अंधा नहीं किया है तो कल देख और देर से आकर मुझे बता देना। तेरी दोनों इंडीज़ और मेरी प्रेमिका कहाँ हैं? क्या वो वहाँ हैं जहाँ तू उन्हें छोड़ कर गया था, या फिर मेरे साथ पड़ी? यानी वो बोलता है कि जिनको जो तेरी मसालों वाली इंडीज़ थी, क्या वो वहीं पर हैं जहाँ तू उनको छोड़ के गया था? लेकिन पॉइंट बोलता है नहीं, वो तो मेरे पास ही हैं, मेरी इस बिलव्ड में ही क्या है पूरा संसार समाया हुआ है। कवि कहता है कि जिन राजाओं को तूने कल देखा था उनके बारे में पूछना और तू सुनेगा कि वे सब भी यहीं बिस्तर पर मेरी और मेरी प्रेमिका के साथ पड़े हैं। यानी वो बोलता है कि ये पूरा वर्ल्ड है ना उसकी प्रेमिका के साथ। जॉन डन भाई साहब ने क्या है अपनी जो बिलव्ड है ना उसको क्या वर्ल्ड मान लिया है, उसको उसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसकी दुनिया किस में समाई हुई है, पूरी उसकी बिलव्ड में। नेक्स्ट है थर्ड स्टेंजा में बोलता है शी इज़ ऑल स्टेट एंड ऑल प्रिंसेस आई नथिंग एल्स इज। वो क्या है, मतलब अपनी प्रेमिका के लिए बोलता है कि वो क्या है सभी राज्य हैं, मतलब शी इज़ ऑल स्टेट, वो मतलब सारे स्टेट उसमें समाये हुए हैं और उन सभी का प्रिंस कौन है, मैं हूँ। Princess too, but play us compared to this all honor mimic all wealth alchemy। इसमें बोलता है जो राजा लोग हैं ना बस हमसे खेल करते हैं, इस मुकाबले सारी इज्जत दिखावा है और सारी जो दौलत जादू जैसी है। वो बोलता है कि ये जो भी कुछ मतलब जो धन दौलत जो दिखाई दे रहा है ना ये सब कुछ क्या है, दिखावा है। जो असली उसको जो सुकून मिलता है वो उसको किसके साथ मिलता है, अपनी बिलव्ड के साथ में मिलता है। Thou sun are half as half as happy as we, in that the walls contracted thus, thine is ask ease and since thy duties be। तो सूरज हमसे आधा ही खुश है इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया अब हम दोनों में सिमट गई है, यानी उन दोनों के अंदर ही क्या है पूरा वर्ल्ड समा गया है, वो इसमें ऐसा दिखाता है। तेरी उम्र आराम मांगती है, उसे बोलता है कि ना सूरज भाई साहब आप बुढ़े हो गए हो तो है ना आप क्या है थोड़ा आराम करो और अपने कामों को है ना थोड़ा धीरे धीरे से करो, इतनी जल्दी जल्दी सुबह सुबह मत आ जाया करो। और क्योंकि जो तेरा कर्तव्य दुनिया को गर्म करना है, यानी जो वार्मथ पहुंचाना है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, वार्म करना,
कहने का मतलब गर्मी प्रदान करना। टू वार्म द वर्ल्ड दैट्स डन इन वार्मिंग अस, वो यही पूरा हो रहा है हमें, मतलब हमें भी क्या है, तुम वार्म पहुंचा रहे हो। शाइन हेयर टू अस एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, यही हमें रोशनी दे और तू हर जगह है। दिस बेड द सेंटर इज, दीज वॉल्स द स्फीयर, ये बिस्तर क्या है, तेरा केंद्र है, और ये दीवारें क्या है, तेरी सीमा है। वो बोलता है कि ये जो उसका रूम है ना, उसमें कौन है, वो जॉन डन है और उसकी बिलव्ड है। वो बोलता है कि तुम्हारा सेंटर है ना सिर्फ इस रूम के अंदर है, और जो तुम्हारी रोशनी है ना सिर्फ इस रूम के जो 4 दीवारी है उसके अंदर तक ही फैली हुई है, यानी तुम्हारा जो वर्ल्ड है वो इसी में सिमटा हुआ है। तो इसमें क्या बोलता है कवि, पोइट बोलता है उसकी जो प्रेमिका है वो उसके लिए ही सब कुछ है, वह उसी के लिए सब राज्य सभी राजाओं के समान है, यानी वो उसको अपनी प्रेमिका को क्या बताता है, स्टेट्स बताता है, सभी स्टेट्स की तरह है वो, और उन स्टेट्स का प्रिंस कौन है, वो खुद स्वयं है, वह स्वयं उसके आगे भी कुछ नहीं है। यहाँ पे पॉइंट कहता है कि जो राजा महाराजा भी क्या है, बस हमसे खेलते हैं, यानी उनकी सत्ता सम्मान असली नहीं है, मतलब वो क्या है, सिर्फ इस चीज़ का दिखावा करते हैं, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। धन दौलत भी असली नहीं है, यानी जो धन दौलत शौहरत जो दिखाई देती है वो भी क्या है, असली में नहीं है, बस क्या है, जादू है और भ्रम जैसी है। पोएट कहता है कि तू हमसे आधा ही सुखी है, क्योंकि पूरी दुनिया अब हम दोनों तक ही सीमित हो गई है। सूरज की उम्र आराम चाहती है और उसका काम दुनिया को गर्म करना है। सूरज हमें क्या करता है, गर्मी प्रदान करता है, लेकिन वह काम अब उसे यही हम दोनों को गर्म करके मिल रहा है, यानी उसने इस 4 दीवारी में क्या है, अपने वर्ल्ड को मान लिया है, और सूरज को क्या है, केंद्र मान के बोल रहा है कि अब तुम्हारी जो रोशनी है वो हम तक ही सीमित हो गई है, तभी तुम हमको क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। कवि कहता है कि तू यहीं हम पर चमक, तो तू हर जगह है, यह बिस्तर तेरा केंद्र और दीवारें तेरी सीमा है। अगर तू हमारे ऊपर रोशनी देगा ना, तो इसका मतलब ये है कि तू जो सूरज है वो पूरे वर्ल्ड में रोशनी को पहुंचा रहा है, क्योंकि उस कमरे में ही क्या है, उसका वर्ल्ड है, उसकी बिलव्ड उसके पास में है, तो उसकी बिलव्ड ही क्या है, उसका संसार है। तो पता नहीं है क्यों ही पोएम लिखी थी जॉन डन भाई साहब ने। तो देखो, अब इसमें वो अपनी जो प्रेमिका उसको सब कुछ मानता है और स्वयं को उसके सामने कुछ भी नहीं मानता, और ये बताता है कि जो राजा सम्मान और जो धन जो दिखाई देता है ना, वो सब क्या है, दिखावा है और भ्रम है। और सूरज को बोलता है कि तुम अपना क्या है, कर्तव्य पूरा करो, और उसका सेंटर क्या है, उसका जो रूम है, जो बेड है उसका, वही उसका सेंटर है, और उसके जो कमरे की जो दीवारें हैं वही उसकी सीमा है, इससे आगे उसका वो अपनी रोशनी नहीं फैलाएगा। अब देखो, जॉन डन ये पब्लिश कब हुई थी, राइजिंग सन 1633 में। कलेक्शन कौन सा था, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इसका जॉनरा कौन सा है, मेटाफिजिकल पोएम, लिरिकल पोएम। फॉर्म कैसी है, सॉन्ग की फॉर्म में, लेकिन ये इरेगुलर स्टैंजिक फॉर्म में है, इसमें कोई भी रेगुलर स्टैंजा नहीं है। राइम स्कीम इसमें कोई दिखाई देती है नहीं, इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। मीटर कैसा है इसका, इरेगुलर है, लेकिन आयम्बिक मीटर है। आयम्बिक का मतलब है फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा, सेकंड स्ट्रेस्ड होगा, ठीक है। फिर है इसका टोन कैसा है, प्लेफुल है, ह्यूमरस है, लविंग है, कॉन्फिडेंट है, स्लाइटली मॉकिंग, यानी थोड़ा सा मजाकिया टाइप का है। कॉन्फिडेंट वो इतना है कि देखो उसने सूरज को डांट दिया। इसके बाद में हमारा मूड कैसा हो जाता है, इसको पढ़ने के बाद में जॉयफुल हो जाता है, इंटीमेट हो जाता है, लाइट हार्टेड हो जाता है, एंड रोमांटिक। इसकी देखो थीम्स देख लेते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ लव, लव बियॉन्ड टाइम, द लवर्स वर्ल्ड इज सुपीरियर, रिजेक्शन ऑफ वर्ल्डली अथॉरिटी, यानी वो सन को रिजेक्ट कर रहा है, सेलिब्रेशन ऑफ ट्रू लव। ये एकदम सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका हिडन मीनिंग क्या है, देखो, द पोएम इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्कॉल्डिंग द सन, बट इट कन्वेज दैट ट्रू लव इज़ द हाईएस्ट पावर इन द यूनिवर्स। यानी वो सिर्फ सूरज को डांट के क्या है, ये वो सिर्फ वो सूरज को डांटता नहीं है, पर जबकि वो क्या है, एक मैसेज कन्वे करना चाहता है किसका, ट्रू लव का, कि वो क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर है इस यूनिवर्स में। द लवर्स कैन क्रिएट देयर ओन वर्ल्ड ऑफ प्राइवेसी एंड हैप्पीनेस विच इज़ मोर वैल्यूएबल दैन टाइम, नेचर, किंग्स एंड द ऑल द वर्ल्ड। यानी जो प्रेम है, प्रेम जो उसमें ही क्या है, वो अपना
इतना सब संसार संभाल लेता है और बोलता है कि बाकी सारी चीज़ों से वैल्यूएबल जो चीज़ है वो क्या है, सिर्फ लव है। डन सजेस्ट करता है दैट लव इज़ इटर्नल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वर्ल्डली रूल्स, और बोलता है कि जो प्रेम होता है ना वो क्या है, इस संसार की जो नियम है, नियम कानून कायदे हैं और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनसे क्या है, परे है, यानी इंडिपेंडेंट है इन सब चीज़ों से। द पोएम चैलेंजेस द अथॉरिटी एंड पावर ऑफ नेचर, यानी नेचर की जो अथॉरिटी और पावर है ना उसे भी क्या करता है, चैलेंज करता है। एंड शोज दैट ट्रू लव इज़ ऑल अबव ऑल नेचुरल फोर्सेस, और जो जितने भी नेचुरल फोर्सेस हैं उनसे भी सुपीरियर क्या है, लव को उसने माना है। इन शॉर्ट, डन इज इन अ प्लेफुल टोन इज कॉल्ड द सन फॉर डिस्टर्बिंग हिम एंड हिज बिलव, यानी काफ़ी प्लेफुल टोन में वो क्या है, सूरज को डांटता है। ही सेज दैट देयर लव इज़ सो कम्प्लीट दैट दे डू नॉट नीड द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी वो अपने आप में इतने पूर्ण हो चुके हैं कि उनको बाहर की दुनिया से अब कोई भी मतलब नहीं है और ना उनको किसी की अब ज़रूरत है। फॉर देम देयर बेडरूम इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड लव इज़ बियॉन्ड टाइम एंड चेंज, और जो लव होता है वो टाइम और जो चेंज से परे होता है। लव ऑल ट्रस्ट अ फ्यू डू रॉन्ग टू नन, ये किसकी लाइन है, जॉन डन की लाइन है। अब इसमें देखो फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर यूज़ हुआ है, बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन किया है किसका, सन से, फूल से। सन इज मेटाफोरिकली कॉल्ड बिजी ओल्ड फूल, यानी डायरेक्ट कंपैरिजन है। पर्सोनिफिकेशन डू यू दस, यानी थ्रू विंडोज थ्रू कर्टेन्स कॉल ऑन अस, सन को क्या एक पर्सन की तरह मान लिया है जो कि एंटर कर रहा है। अब एंटर तो कोई व्यक्ति करता है कहीं से, एंट्री एंड एग्जिट की इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे किसको, सनलाइट को क्या दे दिया, एक ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दी, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है हाइपरबली, शाइन्स हियर टू अस एंड नॉट हिज बीम सो रेवन एंड स्ट्रॉन्ग, द सन इज शोन एज इफ इट शाइन्स ओनली फॉर देम, और यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि जो सूरज है ना सिर्फ किसके लिए चमक रहा है, सिर्फ उन दोनों के लिए चमक रहा है। देखो सन एक यूनिवर्सल थिंग है, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है उसने क्या है, जो सूरज को सिर्फ अपने तक ही सीमित कर लिया है। कंसीट का यूज़ किया गया है, द आइडिया दैट लवर्स वर्ल्ड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द एंटायर वर्ल्ड आउटसाइड, यानी जो लवर्स का जो वर्ल्ड है ना वो जो बाहर का वर्ल्ड है उससे क्या है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किससे कंपेयर कर रहा है, अपने सिर्फ एक अपने और बिलव्ड के लव को बाहर के जो पूरी दुनिया से कंपेयर कर रहा है, तो यहाँ पे एक कंसीट का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन। तो देखो बिजी ओल्ड फूल अनट्रूली सन, यहाँ पे बी और एफ साउंड रिपीट हो रहा है। यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी, द सन इज डायरेक्टली एड्रेस, यहाँ पे बोलता है वो सूरज को बोलता है ना, डायरेक्टली बोलता है वो सूरज को, तो संबोधन, एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है संबोधित करता है। इंपॉर्टेंट फेमस लाइन इसकी, बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन वाई डज यू डज thy beams so raven and strong, lover's eyes doth outshine the sun, love all alike, no season knows no climb। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक वैसे कंप्लीट होता है। ये मैंने आपको, जो स्पीकर है वो पॉइंट खुद है और किसको एड्रेस कर रहा है, सन को एड्रेस कर रहा है। ओकेजन क्या है, अर्ली मॉर्निंग है, व्हेन द सन एंटर्स द रूम ऑफ लवर्स, और इसकी सेटिंग क्या है, बेडरूम है लवर्स का, और ये 3 स्टेंजा में है और हर स्टेंजा में कितनी लाइन है, 10 लाइन्स है। ठीक है, लैंग्वेज कैसी है इसकी, सिंपल है, विटी है और इंटेलेक्चुअल है। की फीचर्स क्या है, मेटाफिजिकल कंसीट्स का यूज़ किया गया और एक्सटेंडेड आर्ग्यूमेंट्स है। पब्लिकेशन 1633 थी, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, और ये क्या है, एक मेटाफिजिकल पोएम है। इसका सेंट्रल आइडिया हमने देख लिया, सुप्रीमेसी ऑफ लव को बताया गया है यहाँ पे, और क्या बताया गया, द लवर्स क्रिएट देयर, और जो प्रेमी होते हैं ना वो क्या है, अपने दोनों में ही अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं और उनके लिए क्या है, वही सफिशिएंट होती है, बाहर उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। स्टाइल कैसी, मेटाफिजिकल है, विद कंसीड इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट का यूज़ किया गया है, ह्यूमर और सीरियस थॉट्स है, कन्वर्सेशनल है, यानी वो सूरज से बातें कर रहा है तो कन्वर्सेशनल है, और डायरेक्ट एड्रेस करता है किसको, सन को। ये टोन एंड मूड हमने डिस्कस कर लिया। इसकी फेमस लाइन्स हमने डिस्कस कर ली, ये 14 लाइन्स थी, ये 3 स्टेंजाइंस में और 10 लाइन्स के। आयम्बिक मीटर का यूज़ हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी रैम स्कीम नहीं है। अब इसका हिडन मीनिंग देखो क्या है, द सन रिप्रेजेंट्स टाइम, सोसाइटी, रूल्स एंड एक्सटर्नल अथॉरिटी।
जो सन है किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को, सोसाइटी को, रूल्स को और एक्सटर्नल अथॉरिटी को। और जो लवर्स हैं रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ट्रू लव, प्राइवेसी एंड स्पिरिचुअल यूनियन को। डन सजेस्ट करता है दैट ट्रू लव इज़ अबव ऑल वर्ल्डली लॉस, टाइम एंड नेचुरल फोर्सेज, यानी जो प्रेम होता है वो इन सब चीज़ों से परे होता है। द पोएम इज़ नॉट अबाउट लेजीनेस और रिजेक्शन ऑफ द वर्ल्ड बट अबाउट द सुप्रीमेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ लव, यानी वो आलसपन की बात नहीं कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, सुप्रीमेसी की बात कर रहा है, किसकी, लव की। इट हाईलाइट्स द क्रिएशन ऑफ स्मॉल वर्ल्ड ऑफ लव विच इज़ मोर मीनिंगफुल दैन द एंटायर यूनिवर्स। वो बोलता है कि दो लोगों के द्वारा जो बनाया गया जो यूनिवर्स है, उन दोनों ने जो अपना यूनिवर्स बना लिया है अपने आप में, वो क्या है, ज़्यादा मीनिंगफुल है, किससे, जो बाहर की जो दिखावटी वाली दुनिया है उससे। फिगर ऑफ स्पीच देख ली हमने, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबली, कंसीट के उसके, एलिट्रेशन एंड अपोस्ट्रोफी। थीम्स देख ली हमने, सुप्रीमेसी ऑफ लव, लव बियॉन्ड टाइम, लवर्स, वर्ल्ड इज सुपीरियर, रिजेक्शन ऑफ वर्ल्डली अथॉरिटी, सेलिब्रेशन ऑफ ट्रू लव एंड प्राइवेसी। यहाँ पे अपनी पोएम कंप्लीट होती है। द राइजिंग सन इज़ अ विटी ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन ऑफ ट्रू लव, done playfully is called the sun and shows that lovers create their own world where time, nature and the society have no power. ये डन भाई साहब का शायद पहला पहला प्यार था, इस वजह से इन्होंने ये पोएम लिख डाली, लव एट फर्स्ट साइट। पूरी दुनिया जहाँ इनकी इसी में थी और इसके साथ ही हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप द इंग्लिश लेबोरेटरी ऐप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये नेम है एप्लीकेशन, आप प्ले स्टोर पे जाके द इंग्लिश लेबोरेटरी, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एकदम नॉमिनल सी फ़ीस में आपको यहाँ पे टेस्ट प्लस नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना कि सच में आपको ये पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे मुझे भी फीडबैक मिलेगा, मुझे भी पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो। बाय बाय, टेक केयर।